बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए क्लास 12th के बच्चों के लिए बायोलॉजी, जो कि महत्वपूर्ण टिप्पणी। इसे आज हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है कृत्रिम संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए, कृत्रिम संकरण को ही क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये इंग्लिश नाम है। एक प्रक्रिया है। कृत्रिम संकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें मानव अपनी इच्छाओं के अनुसार किसी प्रजाति के जीवों को चुनता है। जो मानव है वो क्या करता है? अपने इच्छा के अनुसार जो है कि प्रजाति को चुनता है, जीवों की प्रजाति को चुनता है, जो कि प्रकृति चयन के विपरीत होती है। ये क्या होती है? प्रकृति के चयन के ठीक विपरीत होती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य उन जीवों को चुनता है जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। देखिए, अगर जीवों की प्रजाति को क्या किया जाता है? चुना भी जाता है, तो किस प्रकार से उन मनुष्य उन जीवों को चुनता है। ऐसे जीवों को चुना जाता है जिनमें क्या होता है? कुछ न कुछ खास बात होती हैं, कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है अपरा। अपरा पर टिप्पणी। देखिए, बीजांडसन या अपरा वह अंग है। अपरा को क्या कहते हैं? बीजांडसन भी कहते हैं। तो बीजांडसन या अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त द्वारा पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। देखिए, अपरा वह अंग है, ठीक, माता के गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या होता है? माता के रक्त के द्वारा उस बच्चे को पोषण प्रदान होता है। ठीक, जितनी भी पोषण की जरूरत चीजें होती हैं वो माता के रक्त से ही वो भ्रूण के पास पहुंचता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम अपरा कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे। अगला क्वेश्चन है उल्लंबोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी। उल्लंबोधन क्या है? देखिए, यह एक शिशु के जन्म से पूर्व जांच की विधि है। देखिए, ये क्या है? जो शिशु के जन्म से पहले जो जांच होता है एक प्रकार का, ये जांच की विधि है उल्लंबोधन, जिसके द्वारा हम माता के गर्भ से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालकर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों के अध्ययन से भ्रूण के विकारों, उपापचयी क्रियाओं, लिंग जांच आदि को जानकारी लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, ठीक, उनके जन्म से पहले जो बच्चे होते हैं माता के गर्भ में, वो क्या होते हैं? उनका जांच किया जाता है। ये उल्लंबोधन जो है वो क्या है? एक प्रकार का जांच करने का विधि है। और इसमें क्या जाता है? तो माता के गर्भ से एक द्रव्य निकाला जाता है, जिस द्रव्य का नाम है एमनियोटिक द्रव्य। इस द्रव्य को निकाल करके क्या करते हैं? उससे ये चेक किया जाता है कि बच्चे में उपस्थित गुणसूत्र के अध्ययन से भ्रूण के विकार, उपापचयी क्रियाएं और लिंग जांच आदि की जानकारी ली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? उल्लंबोधन कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला है दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है। ये क्या है? एक प्रकार का जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो शुक्राणु कोशिका, जिसमें क्या होते हैं? जो शुक्राणु होते हैं उनकी दो कोशिकाएं क्या होती हैं? संलयन होते हैं। शुक्राणु की दो कोशिका संलयन होते हैं। एक अंडा कोशिका से जुड़ता है। जो दो शुक्राणु के जो कोशिका होते हैं वो संलयन होते हैं, तो वही जो एक शुक्राणु का कोशिका होता है वो क्या होता है? एक अंडा कोशिका से
जुड़ता है। ठीक, एक जो कोशिका होता है किससे, वो अंडा कोशिका से जुड़ता है। दूसरा दो ध्रुवीय नाभिकों से, दूसरा किससे जुड़ता है, कोशिका दो ध्रुवीय नाभिकों से दूसरा कोशिका जुड़ता है। ये संलयन एक द्विगुणित, यानी द्विगुणित का मतलब 2n और एक त्रिगुणित 3n बनाते हैं। देखिए, एक कोशिका शुक्राणु के दो कोशिका होते हैं। ठीक, एक कोशिका जो है कि एक अंडा कोशिका से जुड़ता है, शुक्राणु के एक कोशिका जो होते हैं अंडा कोशिका से जुड़ते हैं और दूसरा ध्रुवीय नाभिकों से जुड़ता है। ये संलयन, जो संलयन करवाया जाता है दोनों के बीच में, तो द्विगुणित 2n और एक त्रिगुणित बनाते हैं। एक 2n बनाता है, एक 3n बनाता है। तो ये हमारा हो गया दोहरा निषेचन। अगला है अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इस पे, जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले जीन, क्या होते हैं, दो विपर्यासी लक्षण वाले जीन का आपस में संकरण करवाते हैं। दो जीन लेते हैं विपर्यासी लक्षण के और उन दोनों के बीच क्या करवाते हैं, संकरण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण के प्रकट होने की जगह एक मिश्रित गुण प्रकट होता है। मिश्रित गुण प्रकट होता है, यानी कि रुक जाइए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये लाल पुष्प ले लिए और एक सफ़ेद, दोनों में संकरण कराया गया तो दोनों में न मिल करके कोई तीसरा बन गया। लाल और सफ़ेद में संकरण हुआ तो गुलाबी बन गया। ठीक, उसी को क्या कह रहा है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी के लक्षण प्रकट होने की जगह ना उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है ना ही अप्रभावी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, बल्कि कोई तीसरा एक मिश्रित गुण प्रकट हो रहा है। यानी लाल और सफ़ेद को मिला रहे हैं तो गुलाबी पुष्प प्रकट हो रहा है। ठीक, संकरण करवाने पे उसी को बोला है कि एक मिश्रित गुण प्रकट होता है, यानी दोनों को मिला करके कोई तीसरा प्रकट हो। इस प्रभाविता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, अब देखिए, मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी। मानव जीनोम परियोजना कैसी परियोजना है, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है जिसका लक्ष्य मानव डीएनए को बनाने वाले, इसका लक्ष्य क्या था, जो मानव डीएनए को बनाने वाले हैं आधार जोड़े को निर्धारित करना। मानव डीएनए को बनाने वाले आधार जोड़े को निर्धारित करना। जो डीएनए को बनाते हैं वो क्या करते हैं, आधार जोड़े को निर्धारित करते हैं और भौतिक और कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से, भौतिक और कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से मानव जीनोम में सभी जीनों की पहचान, मानचित्रण और अनुक्रमण करना था। क्या था, मानचित्रण और अनुक्रमण करना था। यह 1990 में शुरू हुआ था। मानव जीनोम परियोजना जो है 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। तो ये हमारा पूरा टिप्पणी है मानव जीनोम परियोजना। अब अगला देखते हैं। देखिए, अगला है स्वप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, स्वप्रभाविता, जब किसी कार्य या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक, इसमें क्या है, वो मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, यानी दोनों मिला करके प्रभाव डालते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हमारा हो गया लंबा पौधा। ठीक, लंबा पौधा हो गया और एक क्या हो गया, बौना पौधा नहीं, मटर ले लीजिए, लंबा मटर हो गया और एक बौना। इसको क्या करेंगे, हम संकरण करवाएंगे, दोनों को हम संकरण करवाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, लंबा ही प्राप्त होगा। ठीक,
लंबा पौधा ही प्राप्त होगा, हमें लंबा मटर का पौधा ही प्राप्त होगा। ठीक, इसी को बोला है कि प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते, यानी दोनों को मिला करके यहाँ पे इसका प्रभाव दिखा है कि क्या होगा, लंबा पौधा ही बनेगा। तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। जो ये F1 पीढ़ी बन रही है, ये क्या है, F1 पीढ़ी है। ये क्या कह रहा है, इसे F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती है, यानी दोनों के मध्य में है। ये दोनों के संकरण करवाए हैं तो दोनों के मध्य में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया। फाइलेरिया या हाथी पांव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस रोग में व्यक्ति के पैरों में इतनी सूजन आ जाती है कि उसका पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है। देखिए, हाथी पांव या फिर फाइलेरिया क्या है, एक ऐसा रोग है, अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो ये क्या होता है, हाथी के पैर की तरह क्या हो जाता है, बिल्कुल मोटा हो जाता है। और ये जो है कि मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये होता है, इसलिए इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि ये किस मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसे हाथी पांव कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आधुनिक मानव पर, देखिए, आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। और यह होमो सैपियंस से विकसित हुआ। जो मानव है वो किस नाम से विकसित हुआ, होमो सैपियंस के नाम से विकसित हुआ। आधुनिक मानव की उत्पत्ति पिछले 200,000 सालों में हुई थी। कितने में, 200,000 सालों में हुई थी। आधुनिक मानव एक युवा प्रजाति है। आधुनिक मानव क्या है, एक प्रकार का युवा प्रजाति है। आधुनिक मानव में भाषा, कला और व्यापार की क्षमता होती है। देखिए, जो मानव है उसमें क्या है, भाषा का भी ज्ञान है, कला का भी ज्ञान है और व्यापार करने के भी क्षमता है। तो ये क्या है, आधुनिक मानव। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम प्रोकैरियोटिक्स में सर्वत्र मौजूद होते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद होते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का कार्य मुख्य रूप से, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का क्या कार्य है, तो देखिए इनका कार्य है मुख्य रूप से विदेशी आनुवांशिक सामग्री के विरुद्ध, जो विदेशी आनुवांशिक सामग्री हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। विदेशी आनुवांशिक जो सामग्री है उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, ये मुख्य कार्य है प्रतिबंधन एंजाइम के। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।